हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो आज की क्लास में गाइस आप सभी को स्वागत है। तो आज की क्लास को अपन इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो गाइस आज की क्लास में अपनी नई क्रॉप के साथ आए हैं अपन। तो आज की क्लास हम पढ़ेंगे मक्का के बारे में। मक्का के बारे में पूरी क्रॉप, उसकी क्या उपज है, भूमि क्या है, जलवायु क्या है, तो आज सबके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस आज अपन पढ़ते हैं मक्का के बारे में। तो मक्का का बॉटनिकल नेम की बात करते हो तो मक्का का बॉटनिकल नेम होता है गाइस जी अमेज। तो बात करते हैं गाइस मक्का की। तो मक्का में बात करते हैं गाइस बॉटनिकल नेम की। तो मक्का का बॉटनिकल नेम होता है गाइस जी अमेज। मक्का का बॉटनिकल नेम होता है जी अमेज। बात करता हूँ गाइस मैं इसके गुणसूत्रों की। तो गुणसूत्रों की संख्या होती है मक्का के अंदर 20। गुणसूत्रों की संख्या होती है 20। मक्का के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। बाजरे के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। और गेहूं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। गैज में गुणसूत्रों को याद करने की गुणसूत्रों की संख्या होती है 20। आगे बताता हूँ गाइज मैं। बात करते हैं इसके कुल की, फैमिली की। तो गाइज मक्का का जो कुल या फैमिली होती है, तो मक्का का कुल होता है ग्रेमनी। बात करते हैं अपन सभी खाद्यान्न फसलों का कुल होता है गाइज ग्रेमनी। ग्रेमनी नहीं हो तो पोएसी, पोएसी नहीं हो तो घास कुल। तीनों को अपन बोल सकते हैं ग्रेमनी, पोएसी या घास कुल। तो कुल की बात करें, कुल होता है गाइज ग्रेमनी। ग्रेमनी ऑप्शन में नहीं तो गाइज पोएसी, और पोएसी भी ऑप्शन में नहीं तो वो होता है गाइज घास कुल। तो मक्का में कुल क्या होता है गाइस ग्रेमनी। ग्रेमनी ऑप्शन में नहीं आया तो पोएसी, और पोएसी ऑप्शन में नहीं आया तो घास कुल। तो ये मक्का का कुल होता है। आगे अपन बात करते हैं गाइस फल के प्रकार की। तो मैंने आपको बताया जो सभी खाद्यान्न फसलें होती है उनका फल का प्रकार होता है कैरियोप्सिस। तो मक्का का फल का प्रकार भी होता है गाइस कैरियोप्सिस। फल फल होता है गाइस कैरियोप्सिस। तो मक्का का फल का प्रकार होता है गैस कैरियोप्सिस। बात करता हूँ मैं उत्पत्ति स्थान की, उद्गम स्थल। मक्का का उद्गम स्थल माना गया गैस मैक्सिको। और गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना गया था गैस दक्षिण पश्चिम एशिया। तो गैस ऐसे मक्का का उत्पत्ति स्थान की बात करता हूँ मैं। उद्गम स्थल, उत्पत्ति स्थान। तो मक्का का जो उत्पत्ति स्थान होता है गैस वो होता है गैस मैक्सिको। मक्का का उत्पत्ति स्थान माना गया है मैक्सिको। प्रोटो एंट्री पादप है। प्रोटो एंट्री पादप क्या होता है? प्रोटो एंट्री पादप वह पादप जिनमें मादा भाग से पहले नर भाग का परिपक्व होना प्रोटो एंट्री कहलाता है। और प्रोटोगाइनी क्या होता है? वह पादप जिनमें मादा भाग का नर भाग से पहले परिपक्व होना प्रोटोगाइनी कहलाता है। तो गाइस जो मक्का का पौधा है वो क्या कहलाता है? प्रोटो एंट्री पादप है। प्रोटो एंट्री पादप। मतलब बात करें नर भाग का मादा भाग से पहले परिपक्व होना, परिपक्व होना। तो भाई प्रोटो एंट्री क्या है? नर भाग का मादा भाग से पहले परिपक्व होना प्रोटो एंट्री कहलाता है। उत्पत्ति करते हैं अपन। तो परागण जो होता है वो होता है पर परागण। परागण की बात करते हैं, परागण। तो मक्का के अंदर जो परागण होता है वो होता है पर परागण। परागण मक्का के इसके पुष्पक्रम की। तो मक्का का जो पुष्पक्रम होता है वो टैसल या सिल्क पुष्पक्रम होता है। टैसल क्या होता है? टैसल जो होता है वो मक्का का नर भाग होता है। सिल्क जो होता है वो मक्का का मादा भाग होता है। तो मक्का के पुष्पक्रम की बात करते हैं गाइस, पुष्पक्रम। तो मक्का का पुष्पक्रम होता है टैसल या सिल्क। टैसल या सिल्क। मक्का का पुष्पक्रम क्या होता है गाइस? वो होता है टैसल या सिल्क। आगे अपन बात करते हैं गाइस अंकुरन की। तो मैंने आपको बताया था गाइस सभी खाद्यान्न फसलों के अंदर हाइपोजियल अंकुरन पाया जाता है। सभी खाद्यान्न फसलों के अंदर हाइपोजियल अंकुरन पाया जाता है। अपवाद बताया था गाइस मैंने राजमा। राजमा के अंदर जो अंकुरन पाया जाता है वो पाया जाता है एपीजियल अंकुरन। तो गाइस ये अपने को ध्यान रखना है। पुष्पक्रम होता है टैसल या सिल्क। आगे अपन बात करते हैं गाइस अंकुरन की। तो अंकुरन जो होता है वो होता है हाइपोजियल अंकुरन। तो आगे अगला पॉइंट आता है अपना अंकुरन। तो मक्का के अंदर जो अंकुरन होता है वो होता है गाइस हाइपोजियल। हाइपोजियल हाइपोजियल अंकुरन पाया जाता है मक्का में। बात करता हूं मैं गाइस तने को। मक्के के तने को क्या बोला जाता है? तो मक्के के तने को बोला जाता है कलम।
तो तने को क्या बोला जाता है? तना क्या कहलाता है? तना कहलाता है गाइस कल्म या किलम। मक्के के तने को क्या बोलते हैं? कल्म या किलम बोलते हैं। मक्के के तने को अंकुरन पाया जाता है। अब गाइस अपन देख लेते हैं पौधा कैसा होता है, कौन सा नर भाग कहाँ था, मादा भाग कहाँ था, वो चीज अपन थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। पौधा अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं गाइस। तो गाइस ये कुछ इस प्रकार का मक्का का पादप होता है। तो गाइस जो इसमें ये जो जड़ें पाई जाती है इनको बोलते हैं गाइस स्थायी जड़ें। स्थायी जड़ें या अपन बोल सकते हैं गाइस प्रोप जड़ें। प्रोप जड़ें जो कि गाइस कौन कौन सी फसल के अंदर पाई जाती है? वो पाई जाती है गन्ना, बाजरा, ज्वार और मक्का तो है ही। गन्ना, बाजरा, ज्वार और मक्का है ही। तो प्रोप जड़ें कौन कौन सी फसलों के अंदर पाई जाती है? गन्ना, ज्वार, मक्का। तो इनके अंदर प्रोप जड़ें पाई जाती है जो कि जमीन से ऊपर उपस्थित होती है और वह पौधे को सहारा प्रदान करती है। उन्हें बोलते हैं गाइस प्रोप जड़ें। प्रोप जड़ें कहाँ पाई जाती है? जमीन से ऊपर पाई जाती है प्रोप जड़ें। और जो ये होता है भाग, मादा भाग, जिसे अपन बोलते हैं गाइस सिल्क। सिल्क मादा भाग होता है सिल्क, जो कि होता है गाइस टेसल से 7 से 10 दिन बाद। टेसल से टेसल भाग से 7 से 10 दिन बाद परिपक्व होता है। परिपक्व होता है 7 से 10 दिन बाद। टेसल जो है, टेसल नर भाग को बोलते हैं। नर भाग से 7 से 10 दिन बाद परिपक्व होता है। ये होता है गाइस मादा भाग। और ये जो है ये है गाइस भुट्टा, जिसे अपन मक्का जो पैदा होती है भुट्टा बोलते हैं जिसे अपन। तो ये क्या गाइस भुट्टा है। मादा भाग ये है गाइस नर भाग। नर भाग, नर भाग ऊपर आता है जो फूल संरचना लिए होते हैं वो को बोलते हैं गाइस नर भाग। नर भाग को बोला जाता है गाइस टेसल। टेसल। और गाइस ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बुवाई से, बुवाई है। ये नर भाग आता है गाइस बुवाई से 50 से 60 दिन बाद टेसल या नर भाग आता है। तो गाइस नर भाग कब आता है? नर भाग बुवाई से 50 से 60 दिन बाद नर भाग आता है। बुवाई के बाद में आता है नर भाग। 50 से 60 दिन हो जाते हैं पौधे को जब जाके नर भाग आता है। फिर उसके बाद में मादा भाग आता है 7 से 10 दिन बाद। और फिर मादा भाग से भुट्टा बनता है। भुट्टा से भुट्टे के अंदर मक्काएं निकलती हैं, दाने निकलते हैं। तो गाइस कुछ ऐसी संरचना होती है जो अपना मक्के का पादप है उसके अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं। तो इसमें प्रोप जड़ें पाई जाती है। प्रोप जड़ें कौन कौन सी क्रॉप के अंदर पाई जाती है? वो पाई जाती है गन्ना, बाजरा, ज्वार के अंदर। और मक्का है गन्ना, बाजरा, ज्वार, मक्का, इनके अंदर प्रोप जड़ें पाई जाती है। और भुट्टा जो है और मादा भाग को बोलते हैं सिल्क, नर भाग को बोलते हैं टेसल। सिल्किंग क्या है? मादा भाग को मादा भाग को हटाने की क्रिया सिल्किंग है। टेसलिंग क्या है? नर भाग को हटाने की क्रिया को टेसलिंग बोला जाता है। तो गाइस कुछ इस प्रकार की थी ये संरचना अपने जो है मक्का के पादप की। तो आगे बढ़ते हैं इसमें ही। अगला पॉइंट पढ़ते हैं गाइस इसके अंदर आगे। डिटेसलिंग क्या है? मक्का की इच्छा के अनुसार परागण कराने की क्रिया को बोलते हैं डिटेसलिंग। तो डिटेसलिंग क्या है?
मक्का के पौधे की इच्छा अनुसार परागण कराने की क्रिया मक्का के डिटेसलिंग, मक्का के पौधे को इच्छा अनुसार परागण कराने की क्रिया को बोलते हैं डिटेसलिंग। आगे आता है मक्का के अंदर कितनी परसेंट प्रोटीन पाई जाती है और मक्का की प्रोटीन को क्या कहा जाता है। तो मक्का के अंदर प्रोटीन की बात करते हैं तो मक्का के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, वो पाई जाती है 10% प्रोटीन पाई जाती है मक्का में। और मक्का की प्रोटीन को बोला जाता है जिन। मक्का की प्रोटीन को जिन बोला जाता है, जिन कहते हैं। मक्का की प्रोटीन को जिन कहते हैं और गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटिन कहा जाता है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, मक्का की प्रोटीन क्या कहलाती है और गेहूं की प्रोटीन क्या कहलाती है। तो गेहूं के अंदर खाद्यान्न फसलों के अंदर सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, वो गेहूं में पाई जाती है, वो पाई जाती है 11 से 14%। और वो पाई जाती है ग्लूटिन प्रोटीन। मक्का के अंदर 10% प्रोटीन पाई जाती है, जैसे जिन कहा जाता है। बात करता हूं मैं मक्का के अंदर वसा की। वसा को बोलते हैं फैट। फैट कितने परसेंट पाई जाती है, तो मक्का में फैट पाई जाती है, वो पाई जाती है 4% मक्का के अंदर फैट पाई जाती है। वसा कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है 4% मक्का के अंदर फैट पाई जाती है। ये चीज अपने को पता हो। जो मक्का है, सामान्य मक्का के अंदर लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। लेकिन अभी हाल ही में विकसित की गई मक्का है वो क्यूपीएम क्वालिटी प्रोटीन में, उसके अंदर क्या होता है लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है। तो बात करूं मैं सामान्य मक्का में लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। तो जो मक्का सामान्य मक्का होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की कमी पाई जाती है। लेकिन मैं बात करूंगा इस क्यूपीएम मक्का की, क्वालिटी प्रोटीन मक्का की, तो क्वालिटी प्रोटीन मक्का के अंदर लाइसिन तथा जो ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल है उसकी अधिकता पाई जाती है। तो आगे अपन बात करते हैं क्यूपीएम की क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्वालिटी प्रोटीन मेज, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ट्रिप्टोफैन लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्लों की ट्रिप्टोफैन तथा लाइसिन एमिनो अम्लों की अधिकता पाई जाती है। तो क्यूपीएम मक्का के अंदर क्या होता है, क्यूपीएम मक्का में लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल की अधिकता पाई जाती है और सामान्य मक्का में लाइसिन तथा ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्लों की कमी पाई जाती है। तो ये कुछ गाइस मक्का के बारे में है। आगे अपन पढ़ते हैं गाइस। बात करूं मैं क्यूपीएम जो मक्का है उसकी खोज किसने की, तो उसकी खोज की थी एस के बंसल ने। विश्व के अंदर वैज्ञानिक की बात करते तो वो की थी एस के बंसल ने। और बात करूं मैं इंडिया में, भारत में खोज किसने की थी, वो की थी साई दास। खोज की बात करते क्यूपीएम की खोज, तो क्यूपीएम के खोज करता है वो है विश्व में तो है एस के बंसल। और भारत में बात कर, भारत में क्यूपीएम के खोज करता कौन है, वो है डॉक्टर साई दास। तो क्यूपीएम की खोज किसने की, वो की एस के बंसल ने। और भारत के विश्व में किसने की, विश्व में तो किया एस के बंसल ने, विश्व में एस के बंसल नामक वैज्ञानिक ने की। और भारत में की थी डॉक्टर साई दास नामक वैज्ञानिक ने भारत के अंदर की थी। बात करूं मैं एक शंकर बात करता हूं मैं क्यूपीएम मक्का खोज करता हूं। विश्व में बात करता हूं तो विश्व के अंदर बात करता हूं, विश्व के अंदर की थी एस के बंसल ने, भारत में की थी डॉक्टर साई दास ने।
बात करूं मैं एक संकर खोजकर्ता, एक संकर मक्का खोजकर्ता, वो है ईस्ट बेसल 1910 में की थी। द्विसंकर मक्का खोज की थी जॉनसन ने। एक तो मुर्गी पालन के अंदर किया जाता है, एक सामान्यतः अपन जो मक्का की रोटी बनाते हैं उनके अंदर भी अपन मक्का का उपयोग करते हैं। आगे मक्का को अन्य अधिक नामों से जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं फसलों की ड्रोसोफिला, तो वो भी है मक्का। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी वो मक्का। तो गाइस मक्का को कई नामों से जाना जाता है। तो बात करते हैं उपयोग की। मक्का का उपयोग, मक्का का उपयोग मक्का का उपयोग मुर्गी पालन तथा तो खाने के अंदर किया जाता है, खाने में किया जाता है। तो मक्का का उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है मुर्गी पालन तथा खाने के अंदर मक्का का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ मक्का का उपयोग है। आगे बात करते हैं मक्का को अन्य कई नामों से जाना जाता है। मक्का को निम्न नामों से जाना जाता है, निम्न नामों से जाना जाता है। फसलों की ड्रोसोफिला वो है मक्का। और बात करूं मैं दूसरे अन्य नाम, वो है अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी के नाम से किस लिए जाना जाता है? क्योंकि अमेरिका के अंदर सर्वाधिक मात्रा में शुगर पाया जाता है। सुअरों को खिलाने के लिए इंपॉर्टेंट दाना माना जाता है, वो माना जाता है मक्का। इसलिए गाइस अमेरिका की रीढ़ की हड्डी किसको माना जाता है? वो माना जाता है मक्का को, क्योंकि मक्का को सुअरों को ज्यादातर खिलाया जाता है अमेरिका के अंदर, इसलिए मक्का को रीढ़ की हड्डी माना जाता है अमेरिका की। आगे बात करें गाइस तीसरे अन्य नाम की बात करें तो फसलों की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है मक्का को। फसलों की रानी, फसलों की रानी, फसलों की रानी। तो भाई मक्का के कौन कौन से नाम है? एक तो है फसलों की ड्रोसोफिला, फसलों की रानी, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। इन नामों से गाइस मक्का को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके और पॉइंट्स हैं उनके बारे में आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं इसमें मृदा एवं जलवायु की, मृदा एवं जलवायु। तो मृदा एवं जलवायु की बात करूं तो मक्का की जो फसल है उसके लिए कैसी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो उसके लिए मानी जाती है सुविधाजनक जल निकास उपयुक्त मृदा मानी जाती है। सुविधाजनक जल निकास वाली मृदा, सुविधाजनक सुविधाजनक जल निकास युक्त मृदा। और उस मृदा है बलुई दोमट, बलुई दोमट। तो कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? वो मानी जाती है सुविधाजनक जल निकास युक्त मृदा उपयुक्त मानी जाती है। और वो है मृदा है बलुई दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। बात करूं मैं इसके पीएच की, मृदा पीएच कितना होता है वो बात करते हैं अपन पीएच की। तो मृदा का पीएच होना चाहिए, वो होना चाहिए 6 से 8.5 पीएच, मतलब हल्की अम्लीय और हल्की क्षारीय मृदा उपयुक्त मानी जाती है इसके लिए। तो ये चीज भी अपने को पता होना चाहिए, हल्की अम्लीय तथा क्षारीय मृदा, हल्की अम्लीय तथा क्षारीय मृदा उपयुक्त मानी जाती है। मक्का की जो है मृदा है बलुई दोमट उपयुक्त मानी जाती है। जल निकासी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए मृदा के अंदर। बात करूं मैं जलवायु की, तो जो है मक्का के लिए जलवायु कौन सी उपयुक्त मानी जाती है? तो मक्का के लिए मानी जाती है आर्द्र शुष्क जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। वो मानी जाती है आर्द्र शुष्क तथा उष्ण जलवायु। आर्द्र शुष्क तथा उष्ण जलवायु मक्का के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ये तो जलवायु कौन सी मृदा के लिए बीज दर क्या है। तो आगे पर अगला पॉइंट आता है बीज दर। में संकर किस्मों की बीज दर वो होती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के अंदर संकर किस्मों की बीज दर रखी जाती है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बात करूं मैं संकुल किस्मों की बीज दर,
वो है 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बेबी कॉर्न की जो भी मक्का आती है पॉपकॉर्न बनाने के लिए, जो मक्का आती है उनके लिए बीज दर होती है, उसे बोलते हैं बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न के लिए अपन बात करें तो बेबी कॉर्न की होती है 22 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो बात करें बेबी कॉर्न के लिए, बेबी कॉर्न मक्का की बीज दर होती है वो होती है 22 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है बेबी कॉर्न मक्का की बीज दर। बात करूं मैं चारे वाली मक्का की बीज दर, चारे वाली मक्का की बीज दर वो होती 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो गाइस ये बीज दर होती है संकल के लिए 20 से 25, संकुल के लिए 18 से 20, बेबी कॉर्न के लिए 22 से 25, चारे वाली के लिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ये बीज दर रखी जाती है गाइस। तो गाइस आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो भी इसके बारे में कुछ बचा हुआ है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में। तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जुड़े हमसे, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम रोज डालते रहेंगे आपके लिए। और गाइस ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें हमसे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।